बांग्लादेश एक समृद्ध संस्कृति और जीवन परंपराओं का देश है, लेकिन इस हलचल भरे देश की सतह के नीचे उथल पुथल और संघर्ष से भरा इतिहास रहा है। 5 जून 2024 बांग्लादेश हाईकोर्ट एक फैसला देता है कि स्वतंत्रता सेनानी और उसके वंशजों के लिए 30% आरक्षण होगा, जिसे कि 2018 में निरस्त किया गया था। यह आरक्षण फिर से बहाल किया जाएगा। यह आदेश था बांग्लादेश हाई कोर्ट का, जिसके बाद पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गया। इसी बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना एक बयान देती हैं, जिसमें वह प्रदर्शनकारियों को रजाकार कहती है। दरअसल रजाकार शब्द का अर्थ हिंदी में सहायक होता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश पाकिस्तान विभाजन के समय रजाकार नाम की क्रूर सेना पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई थी, जिन्होंने बांग्लादेशियों पर बहुत अत्याचार किए थे। इस वजह से बांग्लादेश में रजाकार शब्द को देशद्रोहियों के लिए यूज किया जाता है। शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को रजाकार कहकर ये मुद्दे को और गरमा दिया और पूरे देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। इस हिंसा में कई छात्रों की मौत हो चुकी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये बंगाल समस्या। साथ में जानेंगे कि समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार हर साल 4 लाख ग्रेजुएट छात्र 3000 नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, यानी कि एक पोस्ट के लिए लगभग 134 छात्र एग्जाम देते हैं। 2018 तक 56% सरकारी नौकरियां रिजर्व थी, जिसमें कि 30% 1971 के बांग्लादेश आजादी में लड़ने वाले परिवारों के सदस्य के लिए था। महिलाओं और अनडिवेलप्ड एरिया के लिए 10% आरक्षण, आदिवासियों के लिए 5% यानी कि 5%, विकलांगों के लिए 1% यानी कि टोटल 56% आरक्षण था। यानी कि ओपन एडमिशन के लिए बचता है 44% आरक्षण। इसमें प्रॉब्लम शुरू होती 30% आरक्षण की। लोगों का मानना है कि ये 30% जो आरक्षण था, रिजर्वेशन था, उसका फायदा केवल शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग को मिलता है। अप्रैल 2018 में इसका विरोध पूरे देश में होता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध के कारण पीएम शेख हसीना आरक्षण खत्म करने की घोषणा करती हैं। अब दिन आता है 5 जून 2024 को, जब बांग्लादेश की अदालत 2018 में किए इस घोषणा को रद्द करने का निर्णय लेती है। 30% जो रिजर्वेशन था वो फिर से लागू करने को कहा जाता है। इसी वजह से पूरे देश में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। तो आज का वीडियो बांग्लादेश के ऊपर है। चलिए जानते हैं जरा इसके इतिहास को। 1947 में इंडियन सब कॉन्टिनेंट 2 भागों भारत और पाकिस्तान में डिवाइड होता है। पाकिस्तान फिर से 2 भागों में टूट जाता है, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, वह वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से आर्थिक और राजनीतिक हाशिए पर रखा जाता है। ईस्ट पाकिस्तान के लोग मुख्य रूप से बंगाली भाषी थे और अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। 1970 के जनरल इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान से जीतते हैं, पर वेस्ट पाकिस्तान से उन्हें सत्ता नहीं मिलती है। 26 मार्च 1971 में मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को स्वतंत्र देश घोषित करते हैं और 9 महीने का लंबा युद्ध चलता है। 16 दिसंबर 1971 में भारतीय फौज और मुक्ति वाहिनी, जो कि बांग्लादेशी गोरिल्ला फौज थी, पाकिस्तान की फौज को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देती है और बांग्लादेश का उदय होता है। बांग्लादेश में मुख्य मुद्दा 30% आरक्षण का ही है, जिससे कि लोग इस कोटे को सीमित करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में प्रदर्शनकारियों और सत्ताधारी दल के लोग आपस में आमने सामने आ गए, जिस पर स्थिति बहुत चिंताजनक हो गई। अब तक लगभग 133 लोगों की मौत हो चुकी है। इन सब के बीच सवाल यह है कि हमारा भारत अभी किस स्थिति में है, और ये बात आपको बताते चलें कि भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है: असम, बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 300 भारतीय छात्र जो कि बांग्लादेश में थे, वो मेघालय के बॉर्डर से होते हुए भारत में दाखिल हुए हैं। ऐसी स्थिति आगे भी बन सकती है, जो कि चिंता का विषय है। अब अगर हिंसा बढ़ती है तो भारत में इलीगल इमिग्रेशन बांग्लादेश में अगर आप ऑन ग्राउंड जाओ तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है कॉमन मैन के, इंडियंस के तरफ, इंडिया के तरफ। मगर ये सब आपको पता है, हमने भी अपने देश में देखा है कि सोशल मीडिया के थ्रू
बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन मिसगाइड कर सकता है यूथ को। यूथ वैसे भी इमोशनली हाइटेंड है इस टाइम पे बांग्लादेश में, और जो भी ISI बैक्ड ये प्रोपेगेंडा चल रहा है ये इनको इम्पैक्ट कर रहा है। मगर अगेन मैं यही बात दोहराऊंगी कि शेख हसीना लेड गवर्नमेंट हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव गवर्नमेंट है। हमें बहुत उनने पहले भी एक सॉर्ट ऑफ हमारे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखे हैं ताकि वी कैन डिस्कस विद दिस गवर्नमेंट कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया है, लाइक हैंडिंग ओवर इंसर्जेंट ग्रुप्स जो इंडिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट पे थे। अगर ये गवर्नमेंट चले जाए इसी सेंटिमेंट पे कि जो हम देख रहे हैं अब उछाला जा रहा है एंटी इंडिया सेंटिमेंट, तो आपके लिए फ्यूचर पिक्चर बड़ा क्लियर है कि वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो अगली गवर्नमेंट आएगी वो उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी, और वो हमारे लिए एक बहुत बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी इशू बन सकता है। क्योंकि अगर ISI इन्वॉल्व है, जो ये कोई नई बात नहीं है, जब ईस्ट पाकिस्तान था ISI वहां भी इन्वॉल्व थी। जो हम आजकल रोहिंग्यास के बारे में बात कर रहे हैं, हम बांग्लादेश की बात तो छोड़े, मगर अराकान मुस्लिम्स उस टाइम कहे जाते थे रोहिंग्यास को। ISI ने उनको पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है इन ऑर्डर टू लॉन्च अटैक्स इन इंडिया। ये मैं आपको 1950s की बात बता रही हूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू है, कोई नई बात है, नहीं, ये पहले भी हो चुका है। तो हमको बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये अगेन हो नहीं सकता है। और हमने ऑलरेडी देखा है कि शेख हसीना के अगेंस्ट बहुत आउटसाइडर इन्फ्लुएंस हमने देखा है, ट्राइंग टू ओवरटर्न हर गवर्नमेंट। हमने देखा है कि काफ़ी जो लीन करते हैं मोर रेडिकल आइडियोलॉजी की तरफ, वो शेख हसीना गवर्नमेंट को नहीं चाहते हैं कि वो। इस हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन क्या हो सकता है, ये भी एक प्रश्न है। बताया जा रहा है कि जमाते इस्लाम इस हिंसा को भड़का रहा है। दरअसल 1941 में बनी जमाते इस्लामी के संस्थापक सैयद अबुल अला मदूही थे। विभाजन के बाद ये पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान के पूर्वी धड़े से बांग्लादेश जमाते इस्लामी का जन्म हुआ। जमाते इस्लामी एक इस्लामिक राजनीतिक पार्टी है। साल 2010 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने पार्टी के 8 नेताओं को 1971 युद्ध के अपराध का दोषी पाया। भारत में बाबरी मस्जिद गिराने के बाद पार्टी के नेताओं और छात्र संगठन पर बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे भड़काने का भी आरोप है। 1971 में होने वाली स्वतंत्रता युद्ध में इस दल ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। बाद में बांग्लादेश के इस्लामीकरण के प्रयास में जुटकर एक सक्रिय दल के रूप में उभरी। अब सवाल ये है कि समस्या का समाधान क्या है। मेरे अनुसार समस्या का समाधान इन कुछ बिंदुओं पर काम करके काफी हद तक किया जा सकता है। नंबर 1, रिव्यू एंड रिवाइज्ड रिजर्वेशन पॉलिसीज। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है उसको फिर से एक बार रिवाइज किया जाए और कोशिश की जाए कि जो भी प्रॉब्लम्स है लोगों की, वो इस रिजर्वेशन पॉलिसी को इस तरह से फॉर्म किया जाए कि वो प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। दूसरा, ट्रांसपेरेंट रिजर्वेशन करने के पहले ये देखना होगा कि वास्तव में रिजर्वेशन की जरूरत किन लोगों को है। तीसरा, कानून बनाया जाए जो कि भेदभाव और हिंसा का कड़ाई से मुकाबला कर सके। चौथा, डेवलप इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि सभी के लिए एक समान अवसर सरकार पैदा करे ताकि किसी भी तबके को, किसी भी वर्ग को कोई परेशानी ना हो। डेवलप इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी सभी के लिए बराबरी का समान अवसर हो, न कि केवल अपने राजनीतिक हित साधने की कवायद हो। नंबर 5, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार डेवलप किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी दी जाए, और जब लोग नौकरी करेंगे तो अपने आप ही वो संतुष्ट हो जाएंगे। 7वां, ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। 8वां, इनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। किसी भी पॉलिसीज में बहुत जरूरी होता है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, यानी कि जिस पर्पस के लिए वो बनाई जा रही है वो पर्पस साधा जा सके। इंगेज सिविल सोसाइटी इन एस्टैब्लिश पीस कमेटी, यानी कि जो भी एक पीस कमेटी बनाई जाए जो कि इस शांति को बहाल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आज का वीडियो हम आशा करते हैं कि बांग्लादेश में शांति बहाल हो। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका सपोर्ट मुझे स्ट्रेंथ देता है। मिलते हैं नए टॉपिक पर, तब तक के लिए